आपको बता दें, इजरायल के एयर स्ट्राइक से फिर से थर्राया है गाजा। गाजा पट्टी में इजरायल की हवाई हमला देखने को मिला है। 8 की मौत हो गई है। युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के बीच बमबारी देखने को मिली। युद्ध विराम के लिए खतर में बातचीत का दौर लगातार जारी, लेकिन उसी बीच ये बमबारी यहां पर देखने को मिली। गाजा पट्टी में इजरायल ने ये धमाका किया है, ये बमबारी वहां की गई है। कतर में बातचीत का दौर भी चला था युद्ध विराम को लेकर, लेकिन उसी बीच गाजा पट्टी में इजरायल का ये हवाई हमला जिसके चलते 8 की मौत हो गई है। एयर स्ट्राइक से फिर से गाजा थर्रा उठा है। इजरायल का ये हवाई हमला जिससे गाजा दहल उठा। इजरायल के चलते अब गाजा घबरा उठा है। युद्ध विराम पर बातचीत थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बमबारी देखने को मिली है। इजरायल की एयर स्ट्राइक जिससे गाजा फिर से थर्रा उठा है। गाजा पट्टी में इजरायल ने यह हवाई हमला किया है। 8 की यहां पर मौत हो गई है। तो युद्ध विराम को लेकर लगातार समझौते को लेकर बातचीत की जा रही थी, लेकिन उसी बीच एक बार फिर से यहां उल्लंघन किया जाता है। इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक देखा जाता है। गाजा पट्टी में इजरायल ने यह हवाई हमला किया, जिसके चलते 8 को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में एक बार फिर अब युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 की मौत इसमें हुई है। गाजा फिर थर्रा उठा है इस एयर स्ट्राइक से। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिस तरीके से हवाई हमला वहां पर हुआ। युद्ध विराम का समझौता लगातार जारी था। कतर में भी बातचीत का दौर हुआ, जिसके बाद एक बार फिर इजरायल ने ये एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 8 की मौत हो गई। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आइए उनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे। जय सोडी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध विराम को लेकर तमाम बातचीत की जा रही थी, बातचीत का दौर जारी था, लेकिन उसी बीच फिर से बमबारी देखने को मिलती है। क्या इस वॉर का कभी अंत हो पाएगा? क्या लगता है आपको? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इजराइल गाजा या इजराइल फिलिस्तीन का जो मामला है, जैसे कुछ लोग इसे दो धर्मों का मामला बताते हैं, ये असलियत में ये एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी उन्हें समय मिले कुछ दस्तावेज जरूर पढ़े, उन्हें फिर पूरा समझ आ जाएगा कि ये जमीन की लड़ाई क्यों मैं कह रहा हूं। पहला है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 181/2, जो कि 29 नवंबर 1947 का है। उसके बाद है मैकमोहन करस्पॉन्डेंस, जो कि 1914 का है। उसके बाद है बाल्फूर डिक्लेरेशन 1917 का। ये सारे दस्तावेज बिल्कुल स्पष्ट और साफ करते हैं कि ये एक जमीनी टुकड़े की लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी मीडिया ने पिछले कुछ दशकों में से दो धर्मों की लड़ाई दिखाया है, काफी दशक तक दुनिया के लोगों को पता नहीं था कि ये असलियत में ये मुद्दा क्या है। और आपके प्रश्न से इसका सीधा ताल्लुक है हर्षा जी। जब तक इसका सल्यूशन जमीन के टुकड़े का नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में या इजराइल फिलिस्तीन में कभी शांति नहीं हो सकती है। 7 अक्टूबर 2023 को जब से हमास ने इजराइल पे हमला बोला, तब से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते आए कि सिर्फ 2 स्टेट सल्यूशन ही मध्य पूर्व में शांति ला सकता है। ये भारत का भी स्टैंड है 1947 से लेकर आज तक कि सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन ही मिडिल ईस्ट में शांति ला सकता है, अन्यथा आए गए दिन वहां खून की नदियां बहेंगी, कत्लेआम होगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कुछ लोग मरेंगे, कभी हजारों लोग मरेंगे। 2007 में जब हमास ने पहली बार गाजा पट्टी में शासन संभाला, उसके बाद 5 बारी इजराइल ने हमास पे हमला किया है, लेकिन उससे कभी सफलता नहीं मिली। मैं 1 मिनट और चाहूंगा हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार की लड़ाई भी इजराइल को हारनी पड़ी, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री को पिछले साल 5 नवंबर को बर्खास्त कर दिया गया और 21 जनवरी को इस साल उनके चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सदर्न आर्मी कमांडर दोनों ने इस्तीफा दे दिया। सेना के प्रमुख तब इस्तीफा देते हैं जब उनकी सेना जंग हारती है। सेना जब भी जंग जीतती है, उसके प्रमुख कभी इस्तीफा नहीं देते हैं। और 3 दिन पहले इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट की रिपोर्ट आई है और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि 7 अक्टूबर की पूरी जिम्मेवारी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की है, जैसे कि नेतन्याहू बहुत भड़क चुके हैं। हकीकत यह है कि ये जो लड़ाई इतनी लंबी चल रही है या बार बार अब गाजा पट्टी के अंदर भी हमले हो रहे हैं, नेतन्याहू जानते हैं जिस दिन वो सत्ता से हट गए
उसी दिन वो गिरफ्तार होंगे। दो मुख्य चार्जेस पे, एक करप्शन के, दूसरा कि उन्हें पूरी जानकारी थी 7 अक्टूबर का हमला होगा, लेकिन उन्हें जानबूझ के कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से 1500 से ज्यादा इजरायली मारे गए। यानी कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो एक टेम्पररी युद्ध विराम है, ये जो छुटपुट घटनाएं चल रही हैं, ये तब तक चलती रहेंगी जब तक नेतन्याहू सत्ता पे रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन सत्ता से उतरे उनका सीधा रास्ता जेल की तरफ जाएगा। बिल्कुल जेएस सोडी जी। दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से जेएस सोडी जी ने यहाँ पर टू स्टेट सोल्यूशन का जिक्र किया, तो क्या आप लेमन टर्म्स में दर्शकों को समझा सकते हैं कि ये टू स्टेट सोल्यूशन क्या है? मैडम, ऐसा है कि टू स्टेट्स का मतलब है कि गाजा पट्टी के अंदर जहाँ जहाँ जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अभी इस समय वेस्ट बैंक के अंदर उनका शासन है, तो बेसिक एम है कि जितने भी पैलेस्टीनियन हैं उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए, जहां पर एट द मोमेंट दे आर स्टेइंग इट। और दूसरा जो है कि इजराइल ने जितना भी इलाका जो है कैप्चर किया हुआ है वो उनको वापस दिया जाएगा। ये है मोटे तौर के ऊपर मैम टू स्टेट्स थ्योरी का। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मान भी लेते हैं कि टू स्टेट्स बन जाती है, उसके बाद फिर ये धर्मों की लड़ाई, या मैं ये कहूंगा कि ये बन जाएगी एक अरब इजराइल वॉर। ये इसका ना तो टू स्टेट सोल्यूशन है और ना कोई निकट भविष्य में किसी प्रकार का सोल्यूशन आता है, जब तक कि दोनों पक्ष जो हैं, इजराइल और बाकी फलस्तीन जो है, वो एक प्रकार से आपस में समझौता नहीं कर सकते कि लेट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अंदर वो विश्वास जब तक नहीं करते हैं, तब तक ये किसी भी प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर शांति नहीं हो सकती। अब दूसरा जो है, इजराइल की अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं या उनकी युद्ध नीति को देखते हैं, तो वो हर बार जो है उनकी ये टैक्टिस होती है कि किसी प्रकार का भी समझौता या कोई बातचीत होने वाली है, उससे पहले वो इस प्रकार के हमले करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सके। अभी जो उन्होंने हाल ही में जो एयर स्ट्राइक की हैं गाजा के अंदर, जिसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8 व्यक्तियों की मौत हो गई है, तो उसमें इजराइल कहता है कि उस इलाके के अंदर जो 2 टेररिस्ट थे वो ड्रोन को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि आईडीएफ को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तो हमने रिटेलिएटरी एक्शन लिया है। इसके साथ साथ जो है, जो पहला समझौता हुआ था कि जिसमें सारे के सारे जो है बंधक है उनको इजराइल को वापस करना और इजराइल जो फलस्तीनी उनकी जेलों में उसको करना, लेकिन ये पूरी तरह से अभी तक सफल नहीं होगा। अभी भी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 54 के आसपास जो हैं बंधक अभी भी हमास के कब्जे में जीवित, और जहां उनके शव। उसके साथ ही जो है अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया है कि फर्स्ट वाले जो युद्ध विराम की लिमिट जो है वो अप्रैल तक बढ़ा दी जाए, ताकि जो है ये बंधकों का एक्सचेंज जो है स्मूथली चला जाए। लेकिन इस प्रकार के बारे में अभी तक इजराइल की तरफ से किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरा, हमास जो है वो कह रहा है कि इजराइल जो है युद्ध विराम की शर्तों को पालन नहीं कर रहा, अभी भी जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है गाजा के अंदर, और इसके साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन एड आनी है उसको भी वो ठीक प्रकार से गाजा के अंदर नहीं आने दे रहा। और इसके साथ साथ वो कहता है कि साउथ के अंदर जहां पे इजिप्ट का जो इन्होंने इलाका जो है कैप्चर कर रखा है, जिसके ऊपर इजराइल का क्या कहते हैं कैप्चर कर रखा है, या जिसके ऊपर इसका वर्चस्व है, उसको खाली किया जाए। तो मैडम, निकट भविष्य के अंदर तो किसी प्रकार की कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। हालांकि कतर के अंदर दोनों पार्टीज की आपस के अंदर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन अब ये डिस्कशन के बाद ही, और दोनों पार्टियां कितना डिस्कशन के दौरान जिस प्रकार की नेगोशिएशन या शर्तें होती हैं, दोनों पार्टियां उनका कितना पालन करती हैं, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ ये युद्ध विराम जो है, जो ये युद्ध विराम हो रहा है टेम्परेरी, ये परमानेंट पीसफुल नेगोशिएशन होगा। लेकिन मैडम, इसके साथ साथ जो है ना, वेस्ट के जो अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है एक नया आइडिया दे दिया है कि जितने भी पैलेस्टीन हैं उनको चाहे गाजा के अंदर या जॉर्डन के अंदर और बाकी देशों के अंदर जो है, सऊदी अरेबिया,
इनको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए और गाजा को जो है दोबारा से डेवलप किया जाए। तो इस प्रकार की जब आपकी स्टेटमेंटें आने लग पड़ती हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, तो ये भी एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के सजेशन देना कि गाजा से पूरे फलस्तीनियों को हटा दिया जाए, ये एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पर और एक मानवता के तौर पर ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। हर एक आदमी का अपनी जमीन, अपने मकान और अपने इलाके के प्रति एक जुड़ाव होता है, एक सपना होता। आप उनको बाई फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? जी मैडम। बिल्कुल जय सोडी जी, जिस तरीके से लगातार बातचीत का दौर जारी है, कतर में भी हमने देखा समझौते को लेकर बातचीत की जा रही थी, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? आशा जी, जो सबसे बड़ी मांग जिस पर इजराइल हामी नहीं भर रहा है वो ये है कि हमास कह रहा है कि इजराइल को अपनी सेना पूरी तरह से गाजा पट्टी से निकाल लेना चाहिए। इजराइल इस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल जानता है या उसे डर है कि अगर उसने पूरी सेना गाजा पट्टी से निकाली, हमास फिर से रीग्रुप और रीऑर्गेनाइज करेगा और आने वाले कुछ सालों में फिर ऐसा ही बड़ा हमला करेगा। जो मेन स्टिकिंग पॉइंट है वो है कि इजराइल अपनी सेना को गाजा पट्टी से निकाले, जो कि इजराइल पूरी तरह से तैयार नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है जो दोनों के बीच में अनबन बन रही है वो ये है कि इजराइल कह रहा है कि गाजा पट्टी में हमास शासन नहीं करेगा, पीएलओ करे, कोई और संस्था करे, लेकिन हमास शासन नहीं करेगा। हमास कह रहा है कि हम शासन करेंगे क्योंकि हम हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। जब भी गाजा पट्टी में हुआ है हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं वहां पे। तो ये जो दो मेन मुद्दे हैं, एक है सेना का विड्रॉल, दूसरा है कि हमास का गाजा पट्टी पे दोबारा शासन नहीं करना। ये दो मेन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इजराइल और हमास के बीच में परमानेंट या लॉन्ग टर्म सीज फायर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप का हस्तक्षेप रूस यूक्रेन के वॉर में भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं वो वहां पर सफल भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बोला जा रहा था कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी ने कहीं ना कहीं युद्ध विराम को लेकर तमाम जो बातें की थी वो सफल होती नजर आ रही हैं, तो क्या लगता है कि ट्रंप का हस्तक्षेप यहाँ पर भी नजर आएगा, कारगर साबित होगा? मैडम देखिए, सबसे पहले तो हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंट आए हैं। और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए जितने भी नीति से संबंधित या पॉलिसी से संबंधित जो डिसीजन होते हैं, वो सिर्फ यूएसए की पॉपुलेशन को ही नहीं बल्कि देश के वर्ल्ड के अन्य देशों को भी वो उसके अंदर से अफेक्ट डालती हैं। अब सबसे पहले 2 मिनट चाहूंगा मैं यूक्रेन और रशिया की बात के बारे में। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और इसके साथ साथ वो एक पॉलिटिशियन है। ये बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बड़ा लिथाल होता है, बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। वो क्यों ऑल ऑफ ए सडन जो है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ जो है बड़े इजी नजर आ रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाइना को जो है वो रशिया से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आज की तारीख के अंदर जो है रशिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स का कंपटीटर नहीं है। इसके बदले में वो चाइना जो है आज की तारीख के अंदर सबसे बड़ा कंपटीटर उभर के आ रहा है। नंबर 2, अगर आने वाले दिनों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल किसी प्रकार का कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं ईरान के बरखिलाफ, तो उस समय रशिया जो है ईरान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट ना करे, तो ये एक कारण है। तीसरा कारण जो है वह यूक्रेन के अंदर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जिसको कि तकरीबन 16-17 हैं, वो चाहते हैं कि वो वाला अर्थ मटेरियल के ऊपर जो है हमें यूक्रेन के साथ एक डील साइन हो, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमने $350 मिलियन जो है यूक्रेन को दिए हैं, अब ये टाइम आ गया है कि आप हमें वो पैसा वापस करें। तो ये मोटे तौर के ऊपर इनका जो है वहां पर इंटरेस्ट था। अब आ जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। देखिए साहब, गाजा के अंदर ये तो पूरा दुनिया के अंदर जितने भी कुछ एक मुखर देश हैं वो कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, किस प्रकार की, आप कैसे गाजा को जो है बिल्कुल खाली कराने के बाद और उसके ऊपर आप एक शहर बसाना चाहते हैं, बिजनेस
वहां पे शुरू करना चाहते हैं, जिसको कि कोई भी व्यक्ति ने नहीं किया। अब आप डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आना, यस, आज की तारीख के अंदर इजराइल अभी तक पूरे अरब वर्ल्ड के साथ जो है लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसे बैकिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी अपना इंटरेस्ट है। जब 1979 के अंदर ईरान के अंदर रेजीम चेंज हुआ था, उससे पहले शाह रजा पहलवी का वहां पे राजतंत्र था, तो उस समय जो है शाह रजा पहलवी के द्वारा ही अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता था, और शाह रजा पहलवी को कहा जाता था कि ही इज ए पुलिसमैन ऑफ द गल्फ कंट्री। अब जो है अभी वो ईरान के साथ तो इनके संबंध अच्छे नहीं है, तो ये जो है इजराइल की पूरी बैकिंग करेंगे, क्योंकि अमेरिका को जो है मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पे एनर्जी का अंबार है, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना बिल्कुल चाहता। दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि नियर फ्यूचर में यहाँ पर पॉजिटिविटी फिलहाल नजर नहीं आ रही, अब देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष यहाँ पर निकलकर सामने आता है। जयेश सोढी जी, दिनेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में तूफान ने तबाही मचा दी है। तूफान से अब तक